Hello students, this is Mehnaz Khan from Academic Height. Student, today we will study next poem from your Bihar book. This is in the syllabus of 9th class. This is poem number 8 and the title of our poem is On Killing a Tree, composed by Jeevar Patel. Student, in this poem, poet is telling the process of cutting a tree, how we can cut the tree and simply attacking on a tree is not enough to cut the tree. And by explaining this process, poet want to make us aware that trees are having feeding, trees are having emotions just like a human being, they are having all things. So we should not cut the tree. If we are cutting the tree just like we are doing a murder of a human being, we are having this type of feeling after studying this poem. And the real message of this poem is this, that we should not cut the tree. Let us begin the poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its lapras hide, sprouting leaves. Let us see difficult word first. Jab. Jab means sudden rough blow. Means you can see here in this picture, this person is attacking on tree, on the trunk of the tree, and this is a rough blow. बहुत बुरी तरह से अटैक करना, that is jab. And consuming means observe करना. Crust means the out of layer, जो बाहर से दिखाई देती है उससे. Observing means किसी चीज को ऑब्जर्व करना. And lapras side, hide means skin. Lapras side means discolored bark is outer layer of the tree, means जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छाल बोलते हैं जिसको पेड़ की. अब यहाँ पर लैप्रासाइड बोला गया है. लैप्रस, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ डिजीज लेप्रेसी. लेप्रेसी एक डिजीज होती है, उसमें हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है. मीन्स कहीं से हमारी डार्क, कहीं से वाउंड्स हो जाते हैं, कहीं लाइट कलर हो जाता है. मीन्स आपने हिंदी में सुना होगा कोड़ हो जाना, दैट इज लेप्रेसी. तो यहाँ पर ट्री की जो बार्क है उसको लेप्रस हाइड बोला गया है. हाइड मीन्स स्किन, लेप्रोसाइड मीन्स जैसे कि लेप्रेसी डिजीज में स्किन हो जाती है कहीं कलर्ड कहीं डिसकलर्ड, लाइक दिस बार्क है. तो अब राइटर हमें क्या कह रहा है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. अगर हम एक ट्री को किल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. हम नाइफ से या अपनी कुल्हाड़ी से किसी चीज़ से अगर हम उस पर अटैक करते हैं तो ये क्या करेगा, इट विल नॉट डू, उसे मार नहीं पाएगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. इट इज़ यूज फॉर ट्री. ट्री जो है आपने ऊपर से काट दिया उसको ट्रंक से, तो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा कंज्यूम करते हुए. क्या कंज्यूम करेगा ये अर्थ से, जो उसको वाटर मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. राइजिंग आउट ऑफ इट, आगे बढ़ता चला जाएगा, ग्रो होता चला जाएगा. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अपनी क्रस्ट से फीड करता हुआ. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, जो कई सालों से वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है. एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके एक प्लांट जो है ट्री बनता है. एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइड स्प्रॉटिंग लीव्स, और जो इसकी लैप्रस हाइड है, जो स्किन है, उस पर स्प्रॉटिंग मीन्स होता है निकलना, अंकुरित होना, फूटना. तो नई नई पत्तियां निकलेगी. मीन सपोज हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो उसके बाद नीचे जो इसका एरिया रह जाएगा उससे, उसी की स्किन से वहाँ पर से न्यू लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगी और ये फिर एक डेवलप ट्री बन जाएगा. तो यहाँ पर राइटर हमें क्या कह रहा है कि सिंपली किसी को कट करना, ट्री को कहीं से बीच में पीसेस कर देना उस इनफ नहीं है उसको किल करने के लिए. सो हैक एंड चॉप, but this alone wouldn't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal. From close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs,
which if unchecked will expand again to former size. Hack and chop means cut roughly by striking heavy blow. जब हम बहुत जोर से एकदम अंधाधुन अटैक करते हैं, दैट इज हैक एंड चॉप, टुकड़े कर देना, छोटे छोटे हिस्से कर देना. बट दिस अलोन वुडंट डू इट. वुडंट डू इट मीन्स क्या नहीं कर पाएंगे. अगर हम किसी ट्री के छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं तो ये इसको किल नहीं कर पाएंगे. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और जितना पेन उसे होगा, सपोज एक ह्यूमन बीइंग के साथ चोट लग जाए, उसके फ्रैक्चर हो जाए, हाथ पैर टूट जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाते हैं, तो कितना पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही ना होता है कि हम मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है. ऐसे ही वो ट्री को बताना चाह रहे हैं कि उसको कितना पेन होगा, लेकिन वो पेन भी उसको नहीं मार सकता. द ब्लीडिंग बार्क. ब्लीडिंग जैसे किसी इंसान के ब्लड निकलता है चोट लगने पर, तो ऐसे ही जो ट्री होते हैं, आपने कभी देखा होगा किसी ट्री की किसी भी ब्रांच को, छोटी सी को आप काटेंगे तो एक लिक्विड सा आता है, दैट इज कॉल्ड सैप. उसको सैप कहते हैं. प्लांट्स का जो लिक्विड होता है वाइट सा होता है थोड़ा, तो यहाँ पर उसको ब्लड से कंपेयर किया गया है. जो ब्लड बहता है उसको ब्लीडिंग कहते हैं. तो जैसे अब वो यहाँ ब्लीडिंग बार्क कह रहा है. बार्क जो उसकी ऊपर की छाल है, उसमें से जो लिक्विड निकलेगा उसको काटने के बाद, वो हील कर जाएगी. हील कर जाना मीन्स रिकवर कर जाना, ठीक हो जाना. And from close to the ground will rise curled green twigs. अब जो जैसे सपोज हमने इसको काट दिया, जो एरिया इसका ग्राउंड के क्लोज है, जो अभी जमीन से टच है, उसमें क्या होगा, कर्ल, घुमावदार, हरी हरी छोटी छोटी सी उसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी. मिनिएचर मीन्स बहुत छोटी, बुग्स मीन्स ब्रांचेस. विच इफ अनचेक, अनचेक अगर आपने उनको भी नहीं काटा, विल एक्सपेंड अगेन, वो फिर बढ़ जाएंगी टू फॉर्मर साइज. फॉर्मर मीन्स पहले वाले साइज में. जैसे जितना बड़ा हमारा ये ट्री है, धीरे धीरे यहाँ से लीव्स निकलेंगी और वो भी एक बड़ा ट्री बन जाएगा अगर उसको नहीं रोका गया. नो, द रूट इज टू बी पुल आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. It is to be roofed, tied and pull out, snap out or pull out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree expose. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Anchoring earth means tree are held securely in which area means ऐसे करके कुछ एक नीचे गड्ढा बना होता है, उसमें यहाँ पर इसकी रूट होती है, वो बहुत उसकी रूट की ब्रांचेस फैली हुई होती हैं, तो वो जो अर्थ है उसे बहुत अच्छे से जकड़े रहती है. अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आती है, तब भी पेड़ हमारे खड़े रहते हैं क्योंकि ये अच्छे से उनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, बहुत दूर तक फैली रहती है. तो ये कह रहे हैं नो, द पॉइंट इज टू बी पुल द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. अगर इसको जड़ से निकाल लिया जाए, बिल्कुल खींच लिया जाए, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो अर्थ उसको सपोर्ट दे रही है, एंकर्स कर रही है, सिक्योरिटी दे रही है, वहां से निकाल दिया जाए. इट इज टू बी रॉप, तब तो ये हो सकता है. और इसे निकालने के लिए कैसे होता है, रॉप, रस्सियों से बांधा जाता है, बहुत अच्छे से टाइट से करके यहाँ से बांध के खींचा जा रहा है. पुल आउट, और बहुत खींचा जा रहा है. स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट मीन्स बहुत ज़्यादा जोर लगा के बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया जाता है इसको. और पुल आउट इंटायरली, पूरी तरह से निकाल दिया गया. आउट फ्रॉम द अर्थ केव, केव मीन्स होता है गुफा. तो ये क्या हुआ, जो जहाँ पर ये रूट निकलेगी वहाँ एक गड्ढा सा गुफा सी बन जाएगी, उससे से निकाल दिया गया है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर एक्सपोज? क्या जो एक ट्री है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे नापा जा सकता है? मीन्स एक ट्री को उसकी अर्थ केव से निकालने में, उसको रूट आउट करने में जितनी हमें पार लगानी पड़ती है, जितने लोगों को अपनी पूरी मेहनत लगानी पड़ती है, पावर लगानी पड़ती है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री. एक इंसान उसको जड़ से नहीं निकाल सकता, बहुत सारे लोग उसको खींचते हैं, तो वो ही ट्री की पार है. तो ये कह रहे हैं कि अब ट्री की असली जो पार है, स्ट्रेंथ है, वो एक्सपोज होती है. द सोर्स वाइट एंड वेट. अब वो जो नीचे से उसकी रूट निकलती हैं वो बहुत गीली सी होती है, वाइट होती हैं. वो ऐसी नहीं होती जैसे उसकी बार्क होती है, जैसे उसकी छाल होती है, ऐसे नहीं होती हैं. वो बिल्कुल वाइट सी, वेट सी होती हैं. द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है ये.
हिडन छुपी रहती थी नीचे मिट्टी में, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, कई सालों से उस ज़मीन के अंदर दबी हुई थी जो उनकी रूट्स हैं, और अब उसको मारने के लिए ट्री को रूट आउट किया गया है. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब रूट आउट कर दिया गया है ट्री को, जड़ से निकाल दिया गया है. अब निकालने के बाद क्या होता है? अब निकालने के बाद जो है उसको जो है छोटे छोटे पीसेस कर दिए गए हैं, चॉकिंग कर दिया गया है, धूप में डाल दिया गया है. सन में मीन्स लकड़ी होती है, उसको धूप में सुखाया जाता है, तभी उसे किसी फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अदरवाइज़ वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी होगी. तो सन में डाला गया, एयर में, खुली हवा में छोड़ दिया गया सूखने के लिए. तो अब इसकी स्किन का कलर ब्राउन हो जाता है, मीन्स ये ब्राउन हो जाता है. ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें से मॉइस्चराइज़र निकल गया है, इसमें नमी निकल गई है. ट्विस्ट टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, विदर्ड मुरझाने लगता है, एंड देन इट इज़ डन, और तब ये होता है. स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मीन्स ड्राइंग, सुखाना. ड्राइंग अप ऑफ द ट्रीज आफ्टर बीइंग अपरूटेड. तो अब यहाँ में पोइट क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक ट्री को कट करना, ट्री को किल करने का प्रोसेस बहुत लेंदी है. ऐसे अगर हम उसको ऊपर से कट करते हैं, ऊपर से काटते हैं, उसके पीसीस करते हैं, तो वो दोबारा से हील कर जाता है. भले उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर भी वो डेवलप हो जाता है. लेकिन अगर हम रियल में किसी ट्री को मारना चाहते हैं तो हम इसको रूट आउट करना होता है. और रूट आउट करने के बाद फिर क्या कंडीशन होती है कि उसको धूप में डाल दिया जाता है, वो वहाँ सूखता है, उसकी स्किन का कलर बदल जाता है, मुरझा जाता है, उसकी सारी लीव सूख जाती हैं. तो इस जो पोम है, उस पोम के थ्रू पोएट हमें बताना चाहते हैं कि एक ट्री को किल करने का प्रोसेस क्या है, और इस प्रोसेस में कितना पेन एक ट्री को होता है. वो भी एक लिविंग बीइंग की तरह है, उसमें भी एक लाइफ है, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, उसकी भी हर चीज़ें सेंसिटिव हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग की हैं. तो हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, उन्हें डैमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, और ह्यूमन बीइंग को कोई राइट नहीं है कि वो उनको डैमेज करें. आई होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड that we should love the trees and we should not cut the trees and we should not even kill the trees. Now we will discuss the literary device of this poem. First we will see that what is the rhyme scheme of this poem. You will observe the tree, knife, grow, earth. All these words are different. They are not rhyming to each other. So we are having here no rhyme scheme. No rhyme scheme means free verse. ये free verse में लिखा गया है. फ्री वर्स क्या होता है? जहाँ पर राइमिंग स्कीम नहीं होती है. अब अगर हम इसके लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाले सेंटेंस नाइफ टू ग्रो और ग्रो टू अर्थ सेंटेंस कंटिन्यू है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. फर्दर इन फीडिंग से ऑब्जर्विंग तक ये सेंटेंस सेम है विदाउट पंक्चुएशन मार्क. हाइट से लीव तक मीन्स जब कोई लाइन जो है, कोई सेंटेंस इज कंटिन्यू इन मोर देन वन लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, दैट इज इंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस. ऑलरेडी यू हैव स्टडी दिस. आपको पहले ही आपने पढ़ा हुआ है कि इंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस में क्या होता है. जब कोई चीज़, कोई सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइन में कंटिन्यू रहता है बिना पंक्चुएशन मार्क्स के, कोई कोमा ना हो, कोई फुल स्टॉप ना हो, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ना हो. Second literary device we can see Lapras hide. Lapras hide इस वर्ड में क्या है? मेटाफर. मेटाफर में क्या होता है? जब हम टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं बट कंपैरिजन के लिए लाइक सो एज यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम बोल देते हैं. जैसे हम किसी को डायरेक्ट बोल देते हैं, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, राणा प्रताप वॉज द लॉयन ऑफ मेवाड़. मेवाड़ के लॉयन थे, बट लॉयन थोड़ी ना थे, वो ह्यूमन बीइंग थे. ऐसे यहाँ पर इसको लैप्रस हाइड कहा गया है. हाइड मीन्स स्किन, जो उसकी बार्क है वो लैप्रस है, कोड़ी जैसी है. तो यहाँ पर जैसी नहीं वर्ड यूज़ किया गया, लाइक सो एज यूज़ नहीं किया गया. सो दिस इज
मेटाफर लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पर मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है. In second stanza, same we are having that sentences continue without any punctuation marks. Chop से do it तक, heel से ground, ground to twist, and bow से again and again to size. This is enchantment literary device. यहाँ पर enchantment literary device है. Beside this, we are having alliteration also here. What is alliteration? When two and more than two consecutive words started with same consonant sound. Consonant sounds क्या? हमारे 5 वाउल साउंड होते हैं, A, E, I, O, U. उनके बिसाइड जो हमारे रिमेनिंग लेटर्स होते हैं, दैट आर द कॉन्सोनेंट्स. तो अभी यहाँ पर क्या है? ब्लीडिंग बार्क, बा यूज हो रहा है, बी साउंड जो आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर alliteration literary डिवाइस है. Beside this, we are having metaphor also in this stanza. metaphor क्यों है? यहाँ पर bleeding bark कहा जा रहा है, मीन्स बार्क जो जिसमें ब्लड जैसा निकल रहा है, बट कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज यूज नहीं किया गया है. उसके जो सैप है उसको ब्लड से कंपेयर किया गया है. सो दिस इज metaphor literary device. In next stanza, same we are having enjambment. Snap out is continue in next line, and expose is continue in next line, hidden is continue in next line without any punctuation marks. So this is enjambment literary device. We are also having alliteration literary device here in white vat. Both word have started with W. यहाँ पर W कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिस इज एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस. एलिट्रेशन के बिसाइड्स हमें यहाँ पर रिपीटेशन भी देखने के लिए मिलता है. पोएट ने पुल आउट 3 टाइम यूज किया है टू एम्फिसियास. अपनी बात को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके वो कह रहा है. जब उसको रूट आउट किया जाता है, जब उसको पुल आउट किया जाता है, निकाल दिया जाता है पूरी तरह से, तो इसके लिए उसने उसको अपना एम्फिसियास डालने के लिए इस पोइट्री में पुल आउट बार बार यूज किया है. दिस इज रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस. इन लास्ट स्ट्रेंजा वी विल ऑब्जर्व अगेन दैट फर्स्ट लाइन इज कंटिन्यू इन सेकेंड लाइन इज कंटिन्यू इन थर्ड. So it is enjambment literary device. I hope, student, that all literary device is clear to you. All the meanings, explanation of the poem you have understood. Hope the real message you understood, that we should not cut the tree. We should, instead of cutting the tree, we should plant the tree. हमें प्लांटेशन को बढ़ाना चाहिए, और इनडायरेक्टली ये हमारे लिए ही हेल्पफुल है. कैसे कि ये पोल्यूशन को कम करेगा. पोल्यूशन होने की वजह से ही हमें जो फैटल डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं, इन्वायरमेंट में जो अननेसेसरी थिंग्स आ रही हैं, जो गैसेस आ रही हैं, वो हमारी बहुत सारी फैटल डिजीज़ को बढ़ा रही हैं. अगर हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो हमें ग्रीनरी को डेवलप करना चाहिए, जो इस पोम का रियल मैसेज है. और हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो ट्रीज़ होते हैं वो भी लिविंग बीइंग की तरह फीलिंग्स रखते हैं, वो भी ऐसे सेंसिटिव होते हैं, उनमें भी जान होती है. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब Academic Hyde. Have a good day. Bye bye.